नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे विधायक की जो इन दिनों खूब चर्चा में बने रह रहे हैं। बयान से तो कभी किसी और चीज़ से, कभी वो छापा मार देते हैं और कहते हैं कि ओयो होटल की मांग हो रही है, और अब उनकी तरफ से एक विवादित बयान सामने आया। बीजेपी के विधायक हैं, ये नाम है रिकेश सेन। विवादित बयान दे दिया। रिकेश सेन का विवादित बयान सामने आया। धर्म परिवर्तन कराने वालों की गर्दन काट देना, खुले मंच से गर्दन काटने की ये बात कह रहे हैं। हिंदू अपने धर्म पर गर्व करें, ये तो कहा। हनुमान जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन्होंने ये बयान दिया। पहली बार के ये विधायक हैं और खूब सुर्खियों में इन दिनों कुछ ज्यादा ही बने रह रहे। क्या कहा, पहले सुन लीजिए। ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे, उसके गर्दन को काट के रख देंगे। ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे, उसके गर्दन को काट के रख देंगे। ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे, उसके गर्दन को काट के रख देंगे। जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, रिकेश सेन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली बार के विधायक हैं और इन दिनों अपने अलग अलग बयानों से कभी वो कहते हैं कि जो सेन समाज है वो चरणदास महंत के बाल ही नहीं काटेगा और हमने विरोध कर दिया है। कभी वो छापा मार देते हैं किसी गार्डन में, अपने साथ कैमरा ले जाकर और छापा मारते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे। कभी वो इस प्रकार के विवादित बयान देते हैं। तो ये नेताजी क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि ये इसी तरह की जितने भी घटनाएं होती है उसमें इनका नाम काफी सामने आता रहा है और ये काफी चर्चित रहे हैं। पहली बार के विधायक हैं, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन है, जो हर बार कुछ ना कुछ नया करते आ रहे हैं। उसी के तहत में ये हिंदू युवा मंच का एक कार्यक्रम था, जो हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में था, जिसमें उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। बोलते ही बोलते उन्होंने ये कह दिया कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनकी गर्दन काट देना चाहिए। हालांकि उन्होंने धर्म के बारे में जरूर बोला कि हिंदू जो है वो तिलक लगा के निकले, अपने धर्म के पालन करें, और लेकिन जब धर्मांतरण की बात आई थी उन्होंने गर्दन काट देने जैसे बयान देकर काफी चर्चा में आ गए हैं। ये उनके इस बयान के बाद में काफी जो चर्चाएं वो गर्म हो गई है, क्योंकि इस तरह का बयान जो है कहीं ना कहीं उन्होंने खुले मंच से दिया था। इस वजह से वे चर्चा में आए हैं। रिकेश सेन वही है जो चाहे चरणदास महंत की बात किया जाए, चाहे ओयो होटलों में कार्रवाई की बात की जाए, चाहे लैला मजनू अभियान वो खुद चला रहे हैं और उसके बाद में वे प्रेमी युगलों को पकड़ लेते हैं और उनसे से बातचीत करते हैं। खुद ही तमाम चीजें जो है, खुद ही कैमरा ले जाते हैं, खुद ही साथी ले जाते हैं, खुद ही वीडियो भी शूट कराते हैं, खुद ही वहां पर हैरानी की बात यह है कि सब मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी चीजें, खैर उस वीडियो पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो बयान है इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। धनंजय जी, ये पहली बार के विधायक है रिकेश सेन और लग नहीं रहा है, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। अपने बयान जो जिस तरीके से, जिस अंदाज में वो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रिकेश सेन जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और शायद सरकार में भी एक विधायक हैं, तो इस विषय में विष्णु साय जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो रिकेश सेन के बयान के समर्थन में है कि खिलाफ में है। अगर रिकेश सेन के बयान के समर्थन में मुख्यमंत्री साय जी हैं तो समझ सकते हैं कि प्रदेश में संविधान नाम की चीज नहीं है। अगर खिलाफ में है तो विष्णु साय जी को रिकेश सेन के बयान के खिलाफ खुद FIR दर्ज कराना चाहिए और रिकेश सेन के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी प्रकार से हिंसा के लिए अगर उकसाना है, वे कहीं ना कहीं दंगा कराने की ओर प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तो शायद इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और नरेंद्र मोदी जी बताए, क्या वो रिकेश सेन जी के इस बयान के समर्थन में है? अगर समर्थन में, तो समझ सकते हैं कि भाजपा की जो मंशा है संविधान को बदलने की, संविधान को खत्म करने की, वो दिख रहा है। संविधान पे भरोसा नहीं, इसलिए सर काट दो, गर्दन काट दो, इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें तो नरेंद्र मोदी जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा कि देश रिकेश सेन जैसे बयान से चलेगा। चलिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मुख्यमंत्री तक की आपने बात कह दी। हम चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से कोई जुड़े और इस मामले में प्रतिक्रिया दे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जुड़ नहीं पाया।
खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, प्रतिक्रिया दी। मिथिलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। और विधायक जी तो जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही ठान कर बैठे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं और हर एक जनता के प्रतिनिधि हैं वो, फिर भी ऐसे बयान। बढ़ते आगे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। निजी यात्री बस में भीषण आग लगी। पुणे से ये मुंबई यात्री बस जा रही थी, इसमें 36 यात्री सवार थे। बेहद बड़ी खबर, भीषण हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है उस पर यह हादसा हुआ है और कितना भीषण यह हादसा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दूर से ही तस्वीर जो है वो नजर भी आ रही है, कितनी भीषण ये आग है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम बता रहे हैं। 36 यात्री इस बस में सवार बताए जाते हैं कि 36 यात्री इस बस में सवार थे। बस में भीषण आग लग गई। पुणे से मुंबई की तरफ ये यात्री बस जा रही थी, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई। तस्वीर और आग कितनी भीषण है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है, जिसमें 36 यात्री सवार थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है उस पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर यह दुर्घटना हुई है। एक्सप्रेस वे पर बड़ा यह हादसा पेश आया है। निजी यात्री बस ये बताई जाती है, जिसमें करीब 36 यात्री सवार थे और अचानक से यह बस जो है आग के गोले में तब्दील हो जाती है। पुणे से मुंबई ये यात्री बस जा रही थी और इसमें भीषण आग लग गई। 36 यात्री इसमें सवार थे। गनीमत रही कि यात्रियों को कोई हानि नहीं हुई, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आग की वजह से पूरी बस जो है वो स्वाहा हो गई। इधर जांजगीर चांपा की बात करेंगे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में एक महिला जख्मी बताई गई है। इसके बाद लोग गुस्से में आ गए, नाराज लोगों ने यहां पर चक्का जाम भी किया। परसदा गांव ये सभी बाइक सवार जा रहे थे और ये इस हादसे के शिकार हुए। कैलाश कश्यप जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। कैलाश, ये हादसा कैसे हुआ और दूसरा कि बाइक पर कितने लोग सवार थे? ठोकर से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2.5 साल की बच्ची भी है और पिता पति का भी मौत हुआ है। और जो महिला मायके जा रही थी, इसमें 4 लोग सवार थे, एक बच्ची साथ में थी और वो महिला के मायके शादी के लिए निमंत्रण मिला था तो उसी में शामिल होने जा रहे थे। इस बीच अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी और मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। घायल महिला की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वहां चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है और मुआवजे की मांग की जा रही है ग्रामीण द्वारा। आगे क्या हो रहा है? चक्का जाम की स्थिति बनी है, ग्रामीण मुआवजा मांग रहे हैं, कैसे इस चक्का जाम को हटवाया जा रहा है? पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश दी जा रही है लगातार और जो तत्कालीन राशि दी जाती है वो कार्य के लिए जो देने की बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की अनियंत्रित ट्रक के द्वारा लगातार यहाँ हादसा होती रहती है, तो मुआवजा जो है अधिक होनी चाहिए और ये निश्चित मांग जो है अभी सामने नहीं आई अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर की बात करते हैं। कवासी लखमा दादी जिन्हें कहा जाता है, बस्तर से कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के प्रत्याशी, पहले चरण में चुनाव हो चुका है। कवासी लखमा की तरफ से अब दावा किया जाने लगा है। हालांकि तीसरा चरण होना छत्तीसगढ़ में बाकी है और अभी केवल 4 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन कवासी लखमा बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 से 8 सीट कांग्रेस जीत रही है छत्तीसगढ़ में।
नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगी। महिलाओं की वोटिंग से मतदान बढ़ा है, गांव की महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है और मतलब कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने मतलब पूरा बता दिया। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, कवासी लखमा ये भी मान रहे हैं और बता रहे हैं। पत्नी और परिवार वालों को राम मंदिर दर्शन करने के लिए भेजा था, ये भी बता रहे हैं। चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के भी मतदान हो चुके हैं, अब बारी तीसरे चरण की है। लेकिन दोनों जो चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या लगता है कांग्रेस को, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है बस्तर में अभी जो चुनाव चारों चुनाव हुआ है, चारों चुनाव कांग्रेस के पास में गया? चारों। तो आपको क्या लगता है कितने उससे जीतेंगे? अगर वो अभी बोलना ठीक नहीं है कितने वोट में जीतेंगे। जीत एक वोट में भी जीतेंगे, 1 लाख में भी जीतेंगे। जीत तो जीते ना। वहाँ मुर्गा लड़ाई किया हूँ, एक ही मार में एक मुर्गा मार दिया। अच्छा। उससे में पता चलता है कि चुनाव हम जीतेंगे। मुर्गा लड़ाई आपने किया तो एक ही मार में मुर्गा मार दिया। तो लाल बांधा था मैं, पांडरी को एक साथ मार दिए। आप लोग सब देखे होंगे। तो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मतलब चुनाव पूरा मुर्गा लड़ाई की तरह, मुर्गा लड़ाई तरफ चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। ठीक है, तो ये है कवासी लखमा और उनका दावा है कि 7 से 8 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत रही है। अपने बस्तर की सीट को लेकर भी कहना है उनका कि वो लीड ले रहे हैं। हालांकि कितने वोटों से वो जीतेंगे वोट नहीं, उनका कहना है कि वोट कहना बताना अभी ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जीत होगी। और जो अभी दूसरे चरण के भी जो चुनाव हैं उनको लेकर उनका कहना है कि 4 सीटों पर अभी चुनाव है, चारों सीटें हम जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो दावा बड़ा जबरदस्त है। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुर्गा लड़ाई कराई थी और उसमें एक ही बार में मुर्गे ने दूसरे मुर्गे को चित कर दिया था। वीडियो आपको याद होगा, उसी का वो हवाला दे रहे हैं कि उससे पता चल जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 चरणों में मतदान के बाद चारों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। तो देखिए, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। कवासी लखमा कह रहे हैं कि चारों के चारों पहली वाली हम जीत रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी सारी जीत रही है। अब केवल 4 सीटों पर चुनाव हुआ है तो नतीजे भी 4 के ही आएंगे, लेकिन बीजेपी के दावा है कि ये 4 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बलरामपुर में सीएम ने कहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल अच्छा है, सभी 11 सीट जीतने का वो दावा कर रहा है। 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ का 1 लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ। और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का। और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो दावे हर तरफ से हो रहे हैं। एक दावा और हो रहा है, सरगुजा में कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। यह दावा किया जा रहा है बीजेपी के सरगुजा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह की तरफ से। कह रहे हैं कि सरगुजा में कोई आ जाए, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट मिलेगी। दीपक बैद जी जो है वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा होने के बाद में, जो आज विश्व के सबसे चर्चित व्यक्तित्व है, उनकी सभा के बाद में सरगुजा में केवल भाजपा में वातावरण बन चुका है। और दीपक बैद जी आए चाहे भूपेश बघेल जी आए, अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आने वाले 7 मई को जब मतदान होगा तो केवल आपको जहाँ से भी आप रिपोर्ट लेंगे ये आएगा कि भाजपा के पक्ष में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। उधर बेमेतरा हत्याकांड के मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई थी। दरअसल आपको बता दें कि ये जब हत्याकांड हुआ था तब ये विधायक नहीं थे। बाद में इस पूरे मामले के बाद भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई थी, उनके पिता ईश्वर साहू जो हैं, बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, बीजेपी ने टिकट दिया और उनकी जीत हुई। तो इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में 12 प्रमुख आरोपियों के नाम हैं। 22 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को बाद में बीजेपी ने टिकट दिया और वो यहां से साजा से जीत गए थे और विधायक बने। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल,
कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, बीजेपी ने इस मामले में कहा था कि मामले की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। ईश्वर साहू जो हैं उन्होंने ये मामला विधानसभा में भी रखा था और उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है। और अब सीबीआई के ऊपर से जो पहले बैन लगा हुआ था, पहले राज्य सरकार ने बैन हटाया, अब जांच शुरू कर दी गई है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, आगे की जांच अब शुरू होगी और इस मामले में 12 प्रमुख आरोपियों के नाम है। जानकारी दीजिए। जी देखिए, 12 आरोपी अभी भी जेल में निरुद्ध हैं, बंद हैं और कल ही इसको लेकर के सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की है और तत्काल आज जो एसपी रैंक के एक अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के 3 टोटल अधिकारी हैं, इंडिगो की नियमित जो फ्लाइट है उससे रायपुर पहुंचे हैं और उसके बाद सीधा वहां पर प्रशासनिक पुलिस हमले को अलर्ट किया गया है और जो पीड़ित परिवार है जो शिकायत करता है उसके साथ ही अन्य जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी टीम है वो मुलाकात कर सकती है। कुछ देर बाद ही बिरनपुर टीम है वो पहुंच जाएगी, वहां पुलिस के अधिकारी मौके पर भी मौजूद हैं और जानकारी ये भी है कि सीधा बिरनपुर जाएंगे और वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात करेंगे। इसमें कई पुलिस अधिकारियों की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध पाई गई थी। कोर्ट ने भी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं युगल, वही जानकारी हम आपको फिर से बता दें। रायपुर से यही बड़ी खबर है, युगल बता भी रहे हैं कि सीबीआई की टीम बिरनपुर के लिए रवाना हो गई है और बिरनपुर हिंसा की जांच के लिए टीम रवाना हुई है। भुवनेश्वर साहू की हत्या जो हुई थी, इसी मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है, बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार, उसने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए जानकारी भी दे रहे थे, यही जानकारी युगल हमको पहले भी बता भी रहे थे। तो इसी मामले में आगे और अपडेट उनसे लेते हैं। युगल, रवाना हो गई ये टीम, आप बता भी रहे थे, जानकारी आगे दीजिए। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए अभी जो स्थानीय जो प्रशासन है उनसे बात हुई है तो टीम को अलर्ट किया गया है। पुलिस के जो अधिकारी है, थाना है, वहां भी जाकर के पूछताछ है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ पहला ये है कि गांव पहुंचेंगे। जो सूचना मिली है वहां पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है वो हो चुका है और यहाँ पर रवाना हो गया है। 12 आरोपी के जो नाम है वो दर्ज है और कल ही जो ईश्वर साहू जो विधायक है, भुवनेश्वर साहू के पिता, उनसे जब हमने न्यूज 18 ने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि जब तक दोषियों को सजा ना हो तो ये सीबीआई जांच भी काफी नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के दौरान उन्होंने गुहार लगाई थी लेकिन जांच नहीं हो सकता था पूरे मामले की, तो पूरे मामले की जांच अब सीबीआई अपने हाथों में ले लिया है और 5 साल बाद सीबीआई की एंट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। पेंड्रा में वन विभाग ने भालू के शव को अपनी मां से मिला दिया। शावक को अपनी मां से मिलाया है। 2 दिनों की मशक्कत के बाद सफेद स्लॉथ शावक भालू अपनी मां से मिल पाया है। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे की मदद से शावक को ढूंढ निकाला। मरवाही वन मंडल प्रशासन ने यह सफल रेस्क्यू किया और शावक को अपनी मां से मिलवा दिया। सफेद स्लॉथ भालू मरवाही के माहौरा गांव में सड़क के किनारे मिला था। देखिए ये तस्वीरें जो हैं, वैसे भालू का रंग क्या होता है हम सभी को मालूम है, लेकिन ये मरवाही के जंगलों में ऐसे पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी नज़र आ चुका है। जो भालू जो है सफ़ेद रंग का नज़र आया। स्लॉथ इसे बियर कहा जाता है और इसे इसकी मां से आखिरकार मिलवा दिया गया। जंगल के सड़क के किनारे ये आराम करता हुआ दिखा था, बिछड़ गया था मां से, मिलवा दिया।